नाज़रीन, फलस्तीनी रेजिस्टेंस के बड़े हमलों की तफसीलात आ रही हैं, जिसमें इजरायली टैंक्स, बुलडोजर्स को तबाह किया गया है, इजरायली फौजियों को जो है निशाना बनाया गया है। इसी दरमियान शाम से खबर यह है कि सीज फायर के बावजूद क्लैशेस दोबारा शुरू हो गए हैं। जी हाँ, तीसरी मरतबा सीज फायर अनाउंस किया गया और उसमें गल्फ, टर्की, जॉर्डन, तुर्की और अमेरिका, इन सब की जानिब से एक सीज फायर जो अनाउंस किया गया, लेकिन जो सवेदा का इलाका है वहां पर शहर के अंदर दोबारा क्लैशेस जो वो शुरू हो चुके हैं। दरूज मिलिशिया की जानिब से हमले किए जा रहे हैं। वो दरूज मिलिशिया जिसको इजराइल ही की हिमायत हासिल है, इजराइल ही की वजह से वो ताकतवर है, वो डोमिनेट कर रही है, उसी के पास जो वो जदीद तरीन असलहा है। इवन जो शाम की फौजें हैं उनके पास भी वो जदीद असलहा नहीं है जो दरूज मिलिशिया के पास है, ज़ाहिर है वो इजराइल से आ रहा है। इसी दरमियान जो है वो ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं जो दुनिया भर में एक क्राइसिस खड़ा कर चुकी हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा क्राइसिस ट्रंप ने अमेरिका के अंदर भी खड़ा कर दिया है। ताजा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक लाखों लोग जो हैं वो अमेरिका लीव करने जा रहे हैं, यानी लाखों अमेरिकन हैं वो उसको छोड़कर यूरोप और बाकी आगे पीछे जो वो शिफ्ट होने जा रहे हैं, क्योंकि ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं वो इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा डैमेज कर रही हैं। हालांकि ट्रंप ये कह रहा है कि वो तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कर रहा है, लेकिन जो दुनिया में क्राइसिस है वो खुद अमेरिका के अंदर भी एक क्राइसिस है। अच्छा, इसी दरमियान चाइना ने कहा है कि अमेरिका उसके खिलाफ कोल्ड वॉर शुरू कर रहा है। यह तो मतलब बहुत बड़ी बात है और चाइना ने इस पर अमेरिका को खबरदार किया है कि इस तरह की पॉलिसी दो मेजर पावर्स को आमने सामने ले आएगी और दुनिया का अमन जब वो खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन चाइना ने इल्जाम लगाया है कि अमेरिका उसके खिलाफ बाकायदा कोल्ड वॉर जब वो शुरू कर रहा है। एक बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट नाज़रीन सामने आई है और उसमें बाइडेन इंतजामिया के दौर के हवाले से यह स्टडी है, जिसमें यह बताया गया है कि अमेरिका ने दुनिया में होने वाले दर्जनों मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर दोनों तरफ से असलहा दिया है। जरा अंदाजा कर लें, अमेरिका अपने आप को मेडिएटर के तौर पर कहता है कि वो सालिस करवाएगा दुनिया में। अब ट्रंप भी क्रेडिट ले रहे हैं कि मैं ये जंग रुकवा रहा हूं, वो जंग रुकवा रहा हूं। तो दर्जनों मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स जो वर्ल्ड वाइड हो रहे हैं उसमें अमेरिका की जानिब से दोनों ग्रुप्स को असलहा दिया गया है। एक ग्रुप को नहीं, दोनों ग्रुप्स को असलहा देकर आपस में लड़वाया गया है। और अमेरिका का सबसे बड़ा जो कारोबार है, सबसे बड़ी जो इकोनॉमी है वो है ही मिलिट्री की, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है। तो ये भी दिलचस्प स्टडी है, ये भी आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, हम फैसला कुन 10 दिनों के अंदर जो है वो दाखिल हो रहे हैं और ये फैसला कुन 10 दिन जो है वो किस हवाले से है। एक तो फैसला होना है कि नेतन्याहू की गवर्नमेंट के हवाले से, क्योंकि कनेसेट जो है वो 10 दिनों के बाद जो है वो रिसेशन के ऊपर चली जाएगी और फिर दोबारा से इसके जो सेशन का आगाज है वो अक्टूबर के अंदर होगा, यानी अक्टूबर के आखिर में। ऑलमोस्ट ये 3 महीने बनते हैं जिसके अंदर पार्लियामेंट इन सेशन नहीं होगी और नेतन्याहू की जो गवर्नमेंट है वो गिराई नहीं जा सकेगी। ठीक है, तो इसलिए नेतन्याहू के ऊपर जो अंदरूनी प्रेशर है वो तकरीबन ना होने के बराबर होगा और फिर ये इसके इत्तेहादी चाहेंगे भी सही तो फिर भी गवर्नमेंट जब वो नहीं गिराई जा सकेगी। तो नेतन्याहू जो है उसको ये 10 दिन डिस्ट्रैक्ट करने हैं और इसको किसी तरीके से जो गुजारना है। उधर ट्रंप ने अनाउंस कर रखा है पिछले मंडे को कि ये जो वीक है जो अभी शुरू होने जा रहा है इसमें सीज फायर हो जाएगा और बहुत सारी चीजें जनाब तय हो गई हैं। और मतलब ट्रंप ये 3rd टाइम कह रहा है कि सीज फायर हो जाएगा, तो वो वीक भी शुरू हो रहा है और वो भी इन 10 दिनों के अंदर फैसला होना है। और नेतन्याहू ने डिस्ट्रैक्ट करते हुए ये 10 दिन जो है वो गुजारने हैं। तो नेतन्याहू क्या करेगा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए? एवरीथिंग, एनीथिंग, कुछ भी वो कर सकता है। वो ईरान के ऊपर हमला भी कर सकता है और ईरान की लीडरशिप इस बात को अच्छे तरीके से समझती है और इसलिए वो हाई अलर्ट भी है, इंटेलिजेंस ऑपरेशन भी कर रही है, इत्तेहादियों के साथ बातचीत भी चल रही है। रशिया की जानिब से ये रिपोर्ट्स हैं कि रशिया का जो एयर डिफेंस है, असलहा है, वो ईरान पहुंच रहा है। तो ईरान पर हमला भी इन 10 दिनों के अंदर हो सकता है। शाम में जो मामलात सीज फायर अनाउंस हुआ है वो दोबारा बड़ी जंग की तरफ जा सकता है। क्लैशेस शुरू हो गए हैं, लेबनान के साथ बाकायदा कोई जंग भी शुरू हो सकती है या इससे हटकर कोई और महाज भी जो है वो खुल सकता है। तो वो तमाम चीजें करेगा इन 10 दिनों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। अभी आप देखिए 62 लोग गजा में शहीद हो गए हैं, जिसमें 32 जो है वो एयर साइट्स के ऊपर मारे गए हैं। 32 लोगों को एयर साइट्स के ऊपर मारा गया है। आप जरा अंदाजा करें कि एक तरफ वो खौफनाक बमबारी है, जब से ये जीएचएफ आई है उस बमबारी से ज्यादा फलस्तीनी तो एयर साइट्स के ऊपर मारे जा रहे हैं, यानी वो बमबारी से भी ज्यादा खतरनाक जीएचएफ साबित हो रही है, क्योंकि वहीं पर तो सारे फलस्तीनी जमा होते हैं और वो बरह रास्त बमबारी भी कर रहे हैं, ड्रोन अटैक्स भी कर रहे हैं और बरह रास्त जब वो गोलियां भी चला रहे हैं। तो 32 लोग एयर साइट्स के ऊपर जब वो शहीद हो गए हैं। गार्डियन ने लिखा है कि नेतन्याहू जो है वो चाहता है कि वो अगले 30 साल तक और अपनी उम्र के 100वें साल तक भी वो इक्तदार के अंदर रहे, यानी वो चाहता है कि वो ताहयात जो है वो यहां पर इक्तदार में रहे। ये उन्होंने लिखा है, फेस्ड विद चॉइस बिटवीन सेविंग हिज ओन स्किन एंड द लाइव्स ऑफ अदर्स, नेतन्याहू ऑलवेज चूजेस हिमसेल्फ। कि
अगर ये फैसला करना हो कि उसका अपनी कुर्सी है या इजरायली सेटलर्स है, तो वो हमेशा अपनी स्किन, यानी वो मुहावरतन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसमें वो लिखते हैं कि नेतन्याहू 18 साल से हुक्मरान है और अब वो चाहता है कि वो मजीद भी कई दहाइयों तक हुक्मरान रहे, या तक कि 100वें साल तक भी वो हुक्मरान हो इजराइल का। तो यहां पर मामला नाज़रीन सिर्फ मौजूदा गवर्नमेंट को गिराने का नहीं है, ये दूसरा एंगल जरूर समझे। यहां पर मामला सिर्फ मौजूदा गवर्नमेंट को बचाने का नहीं है, यहां पर मामला अगले इलेक्शन को विन करने का भी है और अपने इक़्तिदार को कंटिन्यू रखने का भी है। तो यहां पर उसकी स्ट्रेटजी यह है कि वो कोई विक्टोरियस बनकर निकलेगा तो इलेक्शन जीतेगा ना, हुक्मरान रहेगा। भाई जो डिजास्टर उसने कर दिया है, और आज का जो ताजा तरीन सर्वे है 74% इजरायली जो है वो इस जंग के खिलाफ चले गए। 74%, इतनी बड़ी मेजोरिटी जंगबंदी का मुतालबा कर रही है। और जो न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट आई थी, बड़ी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट, और उन्होंने कई महीने इन्वेस्टिगेशन की, उसके बाद उन्होंने लिखा कि कई ऐसे मौके आए कि जब सीजफायर बिल्कुल करीब था और इजरायली आर्मी भी पुश कर रही थी कि सीजफायर हो जाना चाहिए, नेतन्याहू ने सीजफायर नहीं किया क्योंकि उसकी गवर्नमेंट गिरने वाली थी। और उसके बाद फिर वो क्या बयानिया जो है वो लेकर जाता और दुनिया को क्या बताता कि गजा में उसने क्या किया और इजरायली सेटलर्स को क्या बताता। तो मौजूदा गवर्नमेंट को बचाना और फिर एक आगे भी हुक्मरान रहना कई सालों तक, ये नेतन्याहू की जो है वो स्ट्रेटजी है। तो उसमें यानी वो क्या करना चाहता है, वो विक्टोरियस बनना चाहता है, ठीक है ना। और वो विक्ट्री जो है वो किस सूरत है उसको मिलेगी नहीं। तो पहले उसकी बुनियादी स्ट्रेटजी ये है कि ये 10 दिन किस तरीके से जो है वो गुजारे जाएं। दूसरी तरफ नाज़रीन, इन्हीं दिनों के अंदर यूरोपियन लीडर जो है वो उन्होंने चाइना का दौरा करना है, और अगर चाइना के साथ उनके कोई मामला तय पा जाते हैं, चाइना ने लिखा है यूरोपियंस को कि यूरोप अपनी पॉलिसी टुवर्ड्स चाइना तब्दील करे। तो अगर यूरोप और चाइना के कोई ताल्लुकात तय पा जाते हैं और ट्रेड के हवाले से कोई बड़ी डील्स हो जाती हैं, तो ये वर्ल्ड ऑर्डर के लिए बड़ी तब्दीली होगी। इसी दरमियान इन्हीं दिनों के अंदर तय होना है कि यूरोपीय यूनियन और अमेरिका, इनके कोई मामला तय होंगे या नहीं ट्रेड टैरिफ के हवाले से। साउथ कोरिया और जापान, क्या इनके मामला तय होंगे या नहीं अमेरिका के साथ, ये भी इन्हीं दिनों के अंदर तय होना है। अगर यूरोपीय यूनियन, साउथ कोरिया और जापान, इनके मामला अमेरिका के साथ तय ना हुए, तो फिर वर्ल्ड ऑर्डर के लिए बहुत बड़ा तूफान आ रहा है, क्योंकि जवाबी टैरिफ फिर यूरोपीय यूनियन भी अमेरिका के ऊपर लगाने जा रहा है। ये बहुत बड़ा तूफान होगा। इसी दरमियान जो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस है वो प्रेशर बढ़ा रही है, और किस तरीके से प्रेशर बढ़ा रही है, इजरायली फौजियों को निशाना बनाकर। और इजरायली फौजियों की जितनी कैजुअलिटीज हो रही हैं नेतन्याहू के ऊपर, जब वो प्रेशर उतना ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। अभी जबालिया में और खान यूनिस के अंदर जो है वो बड़े ऑपरेशंस किए गए, कई टैंक्स को निशाना बनाया गया है, बुलडोजर्स को निशाना बनाया गया है, इजरायली फौजियों को निशाना बनाया गया है, और डायरेक्टली एक्सप्लोसिव डिवाइसेस लगाकर वीडियोस भी जारी की गई हैं। और उसमें देखा जा सकता है कि कितनी मुश्किल, कितनी बड़ी लड़ाई फिलिस्तीनी अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी शनाख्त को बरकरार रखने के लिए इस वक्त लड़ रहे हैं, और वक्त के सबसे बेरहम दुश्मन के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन ऐसा तो फिल्मों में भी नहीं होता है। फिल्मों में भी जब टैंक्स को तबाह करते हैं तो आपको आरपीजी फायर होता हुआ नजर आएगा, लेकिन यहां पर वैसा नहीं हो रहा। वीडियोस में देखा जा सकता है कि फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस जो है वो बरहरास उनको अप्रोच करना पड़ता है टैंक को जाकर, वहां पर वो एक्सप्लोसिव डिवाइस ऊपर लगा कर आते हैं, यानी टैंक को अप्रोच करना पड़ता है। और सम वीडियोस में तो टैंक के ऊपर चढ़कर जनाब ऊपर लगाकर फिर आते हैं। तो ये तो मूवीज में भी नहीं होता है। मूवीज में तो आप देखते हैं कि आरपीजी जो है वो फायर हो रहे हैं। तो शायद फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के पास अब उतने आरपीजीज नहीं हैं, तो वो डायरेक्टली एक्सप्लोसिव डिवाइसेस जो है वहां पर जाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आप जरा देखिए, ये कौन ऐसा कर सकता है, यानी टैंक को जाकर अप्रोच करना, खुद वहां पर उसको जाकर अप्रोच करके वहां पर लगा कर आना, ये मतलब कौन कर सकता है। तो ये फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस जब वहां पर कर रही है, तो इन वीडियोस का इंपैक्ट भी अपनी जगह के ऊपर है। हमने 2 मरकावा टैंक्स को निशाना बनाया है जबालिया के अंदर। नॉर्दर्न गाजा एंड इवैक्यूएशन हेलीकॉप्टर्स लैंडेड, ये देखे गए। और फिर मिलिट्री बुलडोजर्स को निशाना बनाया है हाई एक्सप्लोसिव डिवाइस के साथ, और ये भी जबालिया के अंदर ऑपरेशन हुआ है। फिर सीन्स ऑफ टारगेटिंग इजरायली सोल्जर्स एंड व्हीकल्स इन नॉर्दर्न गाजा स्ट्रिप, पार्ट ऑफ डेविड स्टोन ऑपरेशंस। ये जो मार्च से इजराइल ने एग्रेशन का आगाज किया, उसके जवाब में जो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने ऑपरेशन किया है, उसको नाम उन्होंने डेविड स्टोन दिया है। और इजरायली मीडिया बता रहा है कि 2 सोल्जर जो है निशाना बने हैं खान यूनिस के अंदर। ये जनाब ताज़ा तरीन फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के हमले हैं, और जब वो एक जेनोसाइड फेस कर रहे हैं, उसके बावजूद फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस जो है वो एक बड़ा प्रेशर मेंटेन रखे हुए। सीरिया के अंदर नाज़रीन क्या हो रहा है और क्या होगा, किस तरह मामला जाएंगे। सीजफायर हुआ, लेकिन एक बार फिर वो डाउट था कि ये चलेगा नहीं चलेगा। और सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि सीजफायर को जब वो इंप्लीमेंट कैसे करना है, इसको इन्फोर्स कैसे करना है। अभी तक अगर इजराइल ने किसी सीजफायर में अगर वायलेशन नहीं की, तो एक ही सीजफायर है, और ये भी एक तारीख है, और वो सीजफायर है ईरान का।
ईरान के खिलाफ सीज फायर में अभी तक ईरान एक भी वायलेशन नहीं कर सका है। तो यह है ईरान की फतह, यह है ईरान की ताकत। वगरना लेबनान हो, वगरना गजा हो, वगरना शाम हो, वगरना यमन हो, कहीं भी इसराइल ने किसी चीज की पासदारी नहीं की, और ना ही पिछले सालों के अंदर की है, ना ही इन 21 महीनों के अंदर किया। लेकिन ईरान पर वो एक जो है ना पटाखा भी नहीं चला सका है। उसकी वजह पता है कि आगे से रिएक्शन जो आएगा। तो जनाब अली, क्लैशेस फिर रिपोर्ट हो रहे हैं। जो सवेदा का सिटी है वहां पर दरूज मिलिशिया जब अटैक कर रही है। अब एक तो मसला यह है कि जो दरूज मिलिशिया है उसके पास हजारों की तादाद के अंदर ट्राइब्स के नौजवान हैं जो यरगमाली बने हुए हैं। यानी दरूज मिलिशिया हजारों की तादाद में शामी लोगों को जब उठाकर लेकर गई और उनको यरगमाल बनाया और उनको रिहा नहीं कर रही, हालांकि एग्रीमेंट तय पा गया, उनको रिहा कर देना चाहिए था, लेकिन दरूज मिलिशिया जब रिहा नहीं कर रही और जाहिर है कि पीछे से इजराइल ही का इशारा होगा। तो सवेदा सिटी के अंदर इस वक्त लड़ाई दोबारा से शुरू हो गई है, और उधर से जो शाम की फौजें हैं वो भी सवेदा की तरफ बढ़ रही हैं। अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट उन्होंने वहां पर आकर डिप्लॉय होना है, तो वो भी सवेदा की तरफ आ रही हैं, लेकिन लड़ाई अंदर शुरू हो चुकी है। तो जरा देखिए, एसोसिएटेड प्रेस रिपोर्ट कर रहा है, स्काई न्यूज बर्तानिया का, क्लैशेस रिज्यूम इन द सिटी ऑफ सवेदा डिस्पाइट द सीज फायर एग्रीमेंट। सीज फायर के बावजूद वहां पर लड़ाई जब हो रही है, दोबारा से शुरू हो गई है। सवेदा कंट्री साइड के अंदर तो थोड़ा सा काम देखा जा रहा है, बट द क्लैशेस बिटवीन ट्राइब्स एंड द आर्म्ड ग्रुप्स इनसाइड द सिटी जो है वो हो रहे हैं। यानी शहर के जो मजाफाती इलाके वहां पर तो अभी कोई क्लैशेस रिपोर्ट नहीं हुए, लेकिन शहर के अंदर शुरू हो चुके हैं। ऑनगोइंग क्लैशेस अंटिल नाउ बिटवीन बेडुइन ट्राइब्स एंड आर्म्ड ग्रुप्स इन द सिटी ऑफ सवेदा। ये तमाम मीडिया जब रिपोर्ट कर रहा है, ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक सीज फायर एग्रीमेंट उन्होंने वायलेट कर दिया है, और दरूज मिलिशिया का जो सरबराह है उसने कहा कि वो किसी ऐसे एग्रीमेंट को नहीं मानता, और यहां पर किसी शाम की अथॉरिटी की उसको कबूल नहीं है, और वो सेल्फ गवर्न करेगा। देखिए, अल-शरा जो है ना, अल-शरा यानी कि अभी उन्होंने सर्वाइव करना है, सबने उनको तस्लीम तो कर लिया है, लेकिन अभी उन्होंने अपने आप को हुक्मरान मनवाना है। अभी पूरे शाम के ऊपर तो उसका कंट्रोल नहीं है। जो एसडीएफ है उसने भी ऐलान तो किया अल-शरा के साथ जाने का, लेकिन हथियार तो अभी तक नहीं दिए हैं। एसडीएफ के पास अपने हथियार हैं, और टर्की को यहां पर नाज़रीन सबसे बड़ा मसला यह है कि ये जो एसडीएफ है इसके पास हथियार हैं, और अगर इजराइल इनको तीली लगाता है और इनको फ्यूल करता है तो वही कुर्दों के साथ दोबारा मसला जो है शुरू हो जाएगा। और बाकी डिफरेंट ग्रुप्स मौजूद हैं, दाइश मौजूद है, अलकायदा मौजूद है, और एक वक्त में अल-शरा खुद भी तो दाइश और अलकायदा और इन्हीं ग्रुप्स में हुआ करते थे, लेकिन अमेरिका उनको रीब्रांड करके दोबारा शाम के अंदर जब वो ले आया है। तो यहां पर इजराइल नाज़रीन ये चाहता है कि वो गोलान हाइट्स को मजीद पक्का कर ले, और गोलान हाइट्स से आगे तक जो है वो बफर जोन के नाम के ऊपर कंट्रोल हासिल कर ले, ताकि गोलान हाइट्स के करीब भी कोई शाम की फौजें ना पहुंच सके। देखें, जो नेतन्याहू ने अनाउंस किया 2 रोज कबल, उसने क्या कहा? उसने कहा कि दमिश्क से सवेदा तक जो है वो बफर जोन बनाई जाएगी। तो वो असल में गोलान हाइट्स को पक्का करने के लिए मजीद आगे अपना कंट्रोल बढ़ाते चले जा रहे हैं, ताकि जो बॉर्डर्स हैं वो मजीद एक्सटेंड हो जाए। यानी इससे पहले गोलान हाइट्स तक तो बॉर्डर्स थे ना, अब नहीं होंगे। अब शाम की फौज और कहीं पीछे होगी, और ओवरऑल शाम एक कमजोर स्टेट रहेगा, या एक लिबिया बन जाएगा, या डिफरेंट ग्रुप्स के पास छोटे छोटे इलाके होंगे। गो के ऑफिशियली देखे ना कितना खतरनाक प्रोजेक्ट है। जरूरी नहीं कि वो ऑफिशियली अनाउंस हो कि भाई ये 4 हिस्सों में मुल्क तकसीम हो गया है, ये जरूरी नहीं है। जब डिफरेंट ताकतें बैठी, डिफरेंट फोर्सेस मुख्तलिफ इलाके लेकर बैठी हुई है, एक दाइश के पास है, एक अलकायदा के पास है, एक एसडीएफ लेकर बैठी हुई है, एक अल-शरा के पास है, एक दरूज लेकर बैठ गए, तो मुल्क तो डिवाइड हो गया ना, क्योस तो हो गया, वो कभी एक रियासत नहीं बन सकेगा। ठीक है, तो ये बुनियादी तौर पर लार्जर पिक्चर में इजराइल का प्रोजेक्ट है, क्या वो इससे पीछे हटेगा? ये एक बड़ा सवाल है ना। आपने एग्रीमेंट तो सवेदा में कर दिया, लेकिन ओवरऑल पूरी आपने टेरिटरी के ऊपर अपना कंट्रोल जो है वो बढ़ाना है। और क्या टर्की की सपोर्ट के बगैर ये हो सकता है? नहीं। लेकिन टर्की कहां तक जाएगा ये अपनी जगह के ऊपर सवाल है, और टर्की को ज़ाहिर है कि आगे जाना होगा, क्योंकि बशार अल असद को उन्होंने ही गिराया है, और इसराइल का इसमें मफाद यह था कि ईरान जो सप्लाई दे रहा है हिजबुल्लाह को वो ना जा सके। तो अब यह है कि पूरा शाम को फिर यूनाइटेड रखना और स्टेबलाइजेशन करना, ये उनके लिए टर्की ही की जिम्मेदारी बनती है, और बाकी गल्फ की भी जिम्मेदारी बनती है। तो ये अब क्लैशेस हो रहे हैं, लेकिन शाम की फौजें भी उस तरफ आ रही हैं। अल जजीरा की एक रिपोर्ट देखिए कि इजराइल यहां पर किस अप्रोच के साथ ये सारी जाहिरियत कर रहा है। इजरायली अटैक्स ऑन सीरिया रिफ्लेक्ट शॉर्ट साइटेड मिलिटरिस्टिक अप्रोच। शॉर्ट साइटेड, कोई लॉन्ग विजन नहीं है, बस एक ही है, ताकत के साथ हर चीज को मिलिट्री के विजन से देखना है, पॉलिटिकल या डिप्लोमेटिक रास्ता नहीं लेना, बस मिलिट्री के जरिए तमाम मकासद अचीव होंगे।
the government that did not consider anything other than the military approach to reach its objectives। एक ऐसी गवर्नमेंट मौजूद है और इजराइल फ्रॉम मैनी ईयर्स उसका यही पैटर्न है और कई सालों से नेतन्याहू ही मौजूद है। तो ये इजराइल का पैटर्न है कि वो सारी चीजें मिलिट्री के एंगल से देखता है और मिलिट्री अप्रोच ही चाहता है वो हर जगह पर। अब अगर मिसाल के तौर पे वो क्लेम करता है कि उसको दुरूज की प्रोटेक्शन चाहिए, तो इस तरह वो दुरूज की प्रोटेक्शन हो जाएगी? ऐसे तो नहीं होगी ना। और हमारा आर्ग्यूमेंट भी हमेशा यही रहा है, जो ये कहते हैं ना कि भाई रेजिस्टेंस का कसूर है या ईरान का कसूर है, देखें इसलिए लड़ाइयां होती हैं। तो हमारा आर्ग्यूमेंट भी यही है कि देखें इजराइल तो ज्यादा मुनज़्ज़म ताकत में मौजूद है, तो इजराइल की एफर्ट्स क्या डिप्लोमेटिक हैं, पॉलिटिकल हैं, या जंगों का जवाब क्रिएट करना है? तो ये बुनियादी जड़ है कि इजराइल ने इस खित्ते में अमन लाने की कभी कोई कोशिश की नहीं है, बल्कि क्योस फैलाकर रखना ताकि क्योस में वो अपनी एक्सपेंशन आगे कर सके। अमन में तो एक्सपेंशन नहीं हो सकती। तो बाकी जो आर्ग्यूमेंट्स पेश करते हैं वो उसकी कोई बुनियाद नहीं है। और शाम का मामला इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। इजराइल फॉर मैनी ईयर्स, कई सालों तक, लेकिन खासतौर पर 7 अक्टूबर के बाद, यूजिंग फोर्स विल प्रोवाइड इट विद सिक्योरिटी। इजराइल मानता है कि सिर्फ ताकत का इस्तेमाल उसके लिए सिक्योरिटी लेकर आएगा। इट्स अ वेरी शॉर्ट साइटेड व्यू, और हकीकत में ऐसा नहीं है, और ये बड़ा शॉर्ट साइटेड व्यू है, इसका लॉन्ग टर्म उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और ये एक कहते हैं ना कि मिसकैलकुलेशन का शिकार है। अल जजीरा, पॉसिबिलिटी ऑफ द सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स आर इवन नॉर्मलाइजेशन विद द सीरियन गवर्नमेंट्स, ये फारिग हो गई हैं। इजराइल के पास एक मौका था कि वो शाम के साथ कोई सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करता, कोई नॉर्मलाइजेशन की बात भी चल रही थी। अब कैसे होगी नॉर्मलाइजेशन? तो उसको मतलब उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो सिर्फ मिलिट्री के अंदाज में सब चीजें देखना चाहता है। द गवर्नमेंट इन इजराइल इज इनकेपेबल ऑफ सीइंग दैट, मौजूदा गवर्नमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है कि वो सुलह सफाई अमन का कोई रास्ता ले। It does not look at any diplomatic or any political change that can take place beyond using military force। कोई ऐसा ऑप्शन उसके ज़ेरे गौर है ही नहीं इजराइल के कि वो मिलिट्री या जंगों से हटकर जब वो टेक प्लेस हो सके। तो ये है इजराइल की अप्रोच। अमेरिका में नाज़रीन ये हो रहा है, 5 लाख पीपल कुड लीव द यूएस इन 2025 प्रॉम्प्टिंग इकोनॉमिक डिजास्टर। अब ये इतनी बड़ी रिपोर्ट है कि यूनाइटेड स्टेट कुड सी द माइग्रेशन ऑफ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल out of the country this year due to the President Donald Trump's policies, और his aggressive campaign जो है वो shrink करेगी the foreign born workforce, ultimately harming the economy। वर्कफोर्स की बहुत बड़ी वैक्यूम वहां पर पैदा हो जाएगा और अल्टीमेटली अमेरिकी इकोनॉमी उससे डैमेज होगी। सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक ब्लो, लाखों के तादाद में लोग वहां पर, और साइंटिस्ट अलग से। तो ये अमेरिका के अंदर सूरत हाल है। चाइना की जरा हेडलाइन देखिए, China slams US Democrats report for hyping China threat narrative। अब अमेरिका ने एक नई रिपोर्ट जारी करते हुए कहा है कि चाइना सबसे बड़ा खतरा है। असल में चाइना एक सक्सेस स्टोरी है, और चाइना जो है वो दुनिया पर उनकी, मैंने पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, वो एक ऐसी सिविलाइजेशन है जो दुनिया पर रूल करना, कॉलोनीज बनाना, इसको अच्छा ही नहीं समझते हैं। तो चाइना एक सक्सेस स्टोरी है, जो गुर्बत से निकलकर उन्होंने एक खुशहाली हासिल की, और अमेरिका को यह कबूल नहीं है। इस वक्त अगर आप देखें तो पूरी दुनिया में किसने चैलेंज कर रखा है अमेरिका को? टैरिफ के मामले में सबसे सख्त रिएक्शन किसका आया? चाइना का। फिर अमेरिका को पीछे हटना पड़ा। यूएस की जो फॉरेन रिलेशंस कमेटी है उसने ये रिपोर्ट जारी करते हुए कहा है कि चाइना एक बहुत बड़ा थ्रेट है। चाइना ने कहा है कि बीजिंग डज नॉट सीक ग्लोबल डोमिनेंस, हम कोई ग्लोबल डोमिनेंस नहीं चाहते, और ना ही हम कोई कंपटीशन कर रहे हैं फॉर इन्फ्लुएंस विद एनी अदर नेशन, क्योंकि किसी मुल्क के साथ हमने मतक्का लगा दिया हो। लेकिन वो रिपोर्ट ये कह रही है कि स्ट्रेटेजिक चैलेंज फॉर एनी इन आवर नेशंस हिस्ट्री, अमेरिका कह रहा है कि यह हमारी हिस्ट्री का सबसे बड़ा चैलेंज है जो चाइना बनकर सामने आ गया है। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी को परसू कर रहा है चाइना, एमेड एट डिस्प्लेसिंग द यूनाइटेड स्टेट एज अ वर्ल्ड्स लीडिंग पावर। वेरी इंपॉर्टेंट, वो रिपोर्ट ये कह रही है कि चाइना अमेरिका को रिप्लेस कर रहा है एज अ ग्लोबल पावर, और चाइना ने कहा कि ये जो है वो बिला वजह हाइप दे रहे हैं चाइनीज थ्रेट के नाम के ऊपर, और ये कोल्ड वॉर थिंकिंग मेंटालिटी है, दोबारा से इसको प्रमोट कर रहे हैं, प्रमोट्स कन्फ्रंटेशन बिटवीन मेजर पावर्स। वही कोल्ड मेंटालिटी जब अमेरिका उसको प्रमोट कर रहा है। बीजिंग कंसिस्टेंटली प्लेज अ रोल ऑफ स्टेबलाइजिंग एंड कंस्ट्रक्टिव रोल इन द इंटरनेशनल अफेयर्स। ठीक है, ये चाइना, यानी एक अमेरिका पुश कर रहा है अ कोल्ड वॉर विद चाइना, मतलब यही तो, ये इससे बड़ी और जंग क्या होगी। फिर आखिरी रिपोर्ट देखिए, कांग्रेस जो है वो एक बिल पास करने वाली है अगले हफ्ते, और वो बिल क्या है? सेट टू वीकन ओवरसाइट ऑन फॉरेन यूएस आर्म सेल। वेरी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट। अब आप देख रहे हैं ये चाइना को बड़ा खतरा करार दे रहे हैं दुनिया के लिए,
और खुद क्या कर रहे हैं कि कांग्रेस बिल पास करने वाली है जो कि अमेरिकी असलहा की सेल को एक्सेलरेट करेगा। एक्सेलरेट कैसे करेगा? जो स्क्रूटनी होती है उसको वो कम करने जा रहे हैं, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस खत्म करने जा रहे हैं, जो रिव्यू प्रोसेस होता है उसको शॉर्ट करने जा रहे हैं, और एलिमिनेटिंग द रिक्वायरमेंट टू नोटिफाई लॉ मेकर्स अबाउट द सेल्स ऑल टुगेदर। और वो शर्त वो खत्म करने जा रहे हैं कि लॉ मेकर्स को नोटिफाई करना जरूरी हो कि भाई हम ये असला बेच रहे हैं, वो तमाम प्रोसीजर को शॉर्ट करने जा रहे हैं। ताजा तरीन स्टडी के मुताबिक सिर्फ बाइडेन इंतजामिया में 46 आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स जो दुनिया में चल रहे थे, उसमें से 34 आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स में से अमेरिका ने दोनों तरफ असला दिया, यानी दो ग्रुप्स आपस में लड़ रहे हैं। तो दुनिया एक के साथ ही होती है ना, एक सही होता है गलत होता है, एक के साथ ही होती है। तो अमेरिका ने 46 में से 34 कॉन्फ्लिक्ट्स में दोनों तरफ असला दिया है, ठीक है। यानी उससे फिर क्या होता है कि वो जंग चलती रहती है, ठीक है ना। दोनों तरफ अमेरिका असला है या एक ही, देखना दोनों तरफ ताकतवर असला है तो वो जंग चलती रहेगी। तो 34 कॉन्फ्लिक्ट्स में अमेरिका ने दोनों तरफ से असला दिया है। तो जो ह्यूमैनिटी है ना वो बड़ी मुश्किल में है पिछली कई सेंचुरी से, पहले बरतानिया की वजह से, आज अमेरिका की वजह से। और पॉइज्ड टू अप्रूव बिल नेक्स्ट वीक, ये अगले हफ्ते पास हो जाएगा। प्रायोरिटाइजिंग फास्टर प्रोसेसिंग ओवर स्क्रूटनी। स्क्रूटनी, बस ये स्क्रूटनी क्या होती है कि भाई हमारा हथियार कोई जो ह्यूमन राइट्स हैं या सिविलियंस हैं उनके खिलाफ तो इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो वो वैसे ही इजराइल ने जो जहां पर अमेरिकी हथियार इस्तेमाल किए हैं, जिस तरह से किए हैं, तो ये बात अब वैसे भी बेमानी हो गई है। तो ये जनाब इस वक्त की सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया। आपने राय जरूर करें, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उससे रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।